हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। गुड मॉर्निंग। आज की ताज़ा खबर में आपका स्वागत है। ग्लोबल न्यूज़ से बात हमेशा की तरह शुरू करेंगे। कुछ इंडिया स्पेसिफिक और रिजल्ट्स चल रहे हैं, तो कुछ स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज भी एक इंटरेस्टिंग नॉलेज सेक्शन है, इसके बारे में लास्ट में बात करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को ग्लोबल न्यूज़ से। सबसे बड़ी जो न्यूज़ मार्केट में थी वो है ऑयल प्राइसेस। सो व्हेन आई वाज मेकिंग द वीडियो, तो ब्रेंट उस टाइम $101 पे चला गया था। 100 क्रॉस हो गया है, राइट। और क्या रीजंस तो हमें पता ही है कि ईरान और यूएसआर का जो वॉर है वो फिर से एस्केलेट हो रहा है। मेजरली जो मेजर एस्केलेशन कल जो आया वो आया हाउदीज मिलिटेंट ग्रुप से, जिन्होंने 2 सऊदी टैंकर को रेड सी में अटैक किया। ठीक है। बेसिकली क्या हो रहा है कि एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है जो गल्फ में है, और एक दूसरी साइड जहाँ से सऊदी का अभी मेजरली ऑयल फ्लो हो रहा था, और वो सब रेड सी से हो रहा था। वहां पे अब हाउदीज ने बेसिकली अटैक शुरू कर दिए हैं, या फिर मतलब एटलीस्ट काफी वहां पर एस्केलेशन शुरू कर दी है। और इसके चक्कर में क्या है कि एक और सी रूट मतलब डाइवर्सिफाई हो रहा था ना आगे थोड़ा सा, तो भाई ये चल रहा था कि भाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए डाइवर्सिफिकेशन हो गया, तो वो डाइवर्सिफिकेशन अब रिड्यूस होता हुआ नजर आ रहा है, और उसकी वजह से मार्केट थोड़ा सा कल परेशान हो गए। तो 8% के आसपास ब्रेंट क्रूड के जो फ्यूचर्स हैं कल बढ़े 8%, और 100 क्रॉस हो गया ब्रेंट, राइट। तो उसके चक्कर में क्या हुआ है कि अब एकदम 10 ईयर जीसेक बहुत बढ़ गया, 4.7% हो गया है ग्लोबल। मतलब यूएस का 10 ईयर जीसेक की बात कर रहा हूं मैं, 4.7% हो गया है, राइट। सो दैट इज डेफिनेटली अ कंसर्निंग नंबर एज वेल। मतलब क्लियरली बॉन्ड मार्केट एक्सपेक्ट कर रही है कि भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो अब ये सारे फैक्टर से क्या होगा, ग्लोबल मार्केट्स गिरेंगे ही गिरने हैं। अगेन व्हेन आई वाज टॉकिंग, तो मतलब 1 से 2% के बीच में S&P 500 और नैस्डैक 100 तो 2% से ज्यादा गिरा हुआ है। ठीक है। तो अब ये इन्फ्लेशन की वरीज जो है वो फिर से मार्केट में बहुत ही स्ट्रांगली वापस आते हुए नजर आ रहे हैं, एज $100 प्लस प्लस हो रहा है। उसके बाद फिर एआई स्पेंडिंग के ऊपर भी चीजें चली रही हैं। मतलब टेस्ला के जो नंबर्स आए कल, तो वो बहुत अच्छे नहीं आए, राइट। और फिर गूगल के भी नंबर्स आए, गूगल के नंबर अच्छे आए, बट अगेन मतलब उन्होंने अपना कैपिटल स्पेंडिंग फोरकास्ट बढ़ाया, तो उसके चक्कर में मतलब मार्केट को ऐसा लग रहा है कि यार ये इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, इसका आरओआई आएगा या नहीं आएगा। मतलब ये ऐसा तो नहीं है कि बहुत महंगी एआई पे स्पेंडिंग कर रहे हैं और एआई सस्ता हो जाएगा और इनको आरओआई नहीं आए, राइट। वही चीजें चल रही है ना, स्पेशली विद चाइनीज मॉडल्स एंड एवरीथिंग। और जिस तरह से बात हो रही है कि अरे टोकन जो है 1/10 होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, तो बहुत एंड मोर ऐसा लग रहा है कि अभी तो खर्चा बहुत है, लेकिन बाद में इसकी आरओआई निकलते निकलते बहुत समय शायद लग जाए। और ये सारा मार्केट को थोड़ा वरी कर रहा है, और इसलिए जो नैस्डैक 100 तो 2% से भी ऊपर जाके गिरा, राइट। तो ये सारे, और मतलब ये जो स्टॉक्स हैं, टेस्ला का स्टॉक है, ये ऑलमोस्ट 14% गिरा है कल, राइट, एक दिन में। और अल्फाबेट भी है ऑलमोस्ट 6% जो है कल गिरा है। बाकी भी स्टॉक्स, अगर हम अमेजॉन देखें 4% से ज्यादा, इंटेल 3% से ज्यादा, तो मतलब मोस्ट ऑफ दीज जो मैग्निफिसेंट 7 बोले जाते थे, जो बहुत ही बढ़िया एकदम ऐसा स्टॉक बोले जाते थे, मतलब उनमें अच्छी खासी गिरावट जो है कल आई है, राइट। तो अगेन ये सारी चीजें चल रही हैं, और मेजरली अब ये जो वॉर जैसे जैसे एस्केलेट होगा, तो ये कॉम्प्लिकेशंस जो है रहेंगी, और इंडियन मार्केट पे भी इसका इम्पैक्ट आई एम श्योर, जब तक ऐसा ना हो कि मैंने वीडियो बना दिया उसके बाद कुछ अपडेट आया, बट मोटा मोटा इंडियन मार्केट्स पे भी इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्लियरली देखने को मिलेगा, अगर कुछ पॉजिटिव अपडेट या कुछ पॉजिटिव ट्रुथ सोशल पे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट जो है मिस्टर ट्रंप ने नहीं भेजा, तो राइट। तो क्योंकि उन्होंने कल यही बोला कि भाई जितने भी ये अब अगर हाउदीज ने कोई अटैक किया, तो हम इसको ईरान मानेंगे कि भाई ईरान रिस्पॉन्सिबल है और ईरान ने अटैक किया है हमारे ऊपर, मतलब हम ये तरीके से मानेंगे। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन जो है वहां पर चल रही है, राइट। बाकी सऊदी के साथ यूएस की एक न्यूक्लियर डील चल रही है, उसमें भी उन्होंने बोला है कि भाई इसराइल के साथ अब्राहम अकॉर्ड में सऊदी हैज टू एंटर, एंड देन ओनली न्यूक्लियर डील होगी। तो ये मतलब ग्लोबल, मैंने जैसे बोला, जियो पॉलिटिक्स इतना हॉट है ना आजकल, इतना हॉट टॉपिक है कि कहीं ना कुछ मतलब यूएस यूरोप, यूएस ईरान, राइट, यूएस मिडिल ईस्ट, फिर रशिया यूक्रेन, ठीक है, फिर यूएस वेनेजुएला, यूएस क्यूबा, और फिर ग्रीनलैंड भी इसमें आ जाता है, राइट। तो देर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ
मतलब एस्केलेशंस, और फिर वो ताइवान तो है ही कॉम्प्लिकेशंस। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच आर गोइंग ऑन जियोपॉलिटिकली ग्लोबली, और उसका इम्पैक्ट जो है कहीं ना कहीं ये सब एनर्जी प्राइजेज और हमारे मतलब एफटीएज और ये सारी चीज़ों पे जो है वो पड़ रहा है। ठीक है, बाकी अब जिस तरह से चल रहा है वो यही है कि इन्फ्लेशन बढ़ी जा रही है, तो कल यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने तो अपने इंटरेस्ट रेट्स भाई अनचेंज रखे हैं। अब यूएस का भी यही एक्सपेक्टेड है, यूएस फेड का भी, कि दे विल आल्सो कीप द इंटरेस्ट रेट अनचेंज्ड, एंड दैट्स व्हाट द एक्सपेक्टेशन ऑफ द मार्केट आई थिंक इज एज वेल फ्रॉम नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स, राइट? तो बाकी नेक्स्ट वीक जो नंबर्स आएंगे वी विल नो बेटर, राइट? अब ये सब जैसे जैसे ऑयल बढ़ रहा है, तो इंडिया का भी रशियन ऑयल से डिस्काउंट मिल रहा था इंडिया को, जैसे जैसे वहां पर रिफाइनरीज पे यूक्रेन अटैक कर रहा है, तो इंडिया के थोड़े से डिस्काउंट अच्छे हो गए थे। ऐसा बोला जाए $6-7 तक डिस्काउंट मिल रहा था स्पॉट प्राइस पे इंडिया को रशिया से। बट अब जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो गया है, बिकॉज प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं, $100 क्रॉस हो गया है, राइट? तो ऑफ कोर्स जो है वो डिस्काउंट वगैरह तो क्या ही है, अब यही है ना कि अब मिल रहा है तो खुश रहो भाई। एक तो रेड सी बंद हो, रेड सी भी स्लो हो गया, और हॉर्मुज तो कॉम्प्लिकेशन है ही। तो यही है कि अब जो मिल रहा है तो अब तो कौन डिस्काउंट देगा, राइट? यही चीजें होती हैं टिपिकली। कल गवर्नमेंट का स्टेटमेंट आया ऑन ऑन आवर पेट्रोल, राइट? ये इथेनॉल ब्लेंडिंग एंड ऑल के ऊपर बहुत डिस्कशन चल रहा है, एंड वी हैव बीन ट्रैकिंग दैट एज वेल। कल इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आया सरकार का, तो उन्होंने एक तो बोला है कि भाई हमारा कोई प्लान नहीं है कि हम E10 पेट्रोल लॉन्च करेंगे, या E10 20 से E10 पे चले जाएंगे, या E0 पे चले जाएंगे। ऐसा कुछ प्लान नहीं है, तो E20 ही रहेगा, राइट? एज फार एज, तो हाँ, मतलब बढ़ाने का भी प्लान नहीं है, वो भी उन्होंने बोला है कि ऐसा नहीं है कि E25 करने का प्लान है क्या, या E30 करने का प्लान है, तो वो भी हम अभी नहीं कर रहे हैं। बट उन्होंने एक चीज इंपॉर्टेंट बोली है, आई एम नॉट श्योर, मतलब मुझे तो, कि जो प्रीमियम पेट्रोल बिक रहा है ना, जैसे इंडियन ऑयल का XP 100 है, या हिंदुस्तान पेट्रोलियम का पावर 100 है, तो ये सारे जो पेट्रोल ग्रेड्स हैं इसमें कोई इथेनॉल ब्लेंडिंग नहीं है, ये प्योर पेट्रोल हैं। ठीक है, तो ये स्पेशलाइज्ड परफॉर्मेंस एनहांसिंग एडिटिव्स डाले जाते हैं इसमें, राइट? और उसके चक्कर में ये प्योर है। तो वो चीज़ है कि जिसको भाई इथेनॉल ब्लेंडिंग नहीं करनी है, इथेनॉल नहीं लेना है, तो वो एक काफ़ी प्रीमियम जो ये अवेलेबल हैं, तो वो अवेलेबल सरकार ने कहा है कि भाई है। बाकी अब इसी चीज़ में मर्सिडीज बेंज ने भी कल, क्यों भी काफ़ी सारी चीज़ चल रही थी मर्सिडीज बेंज से, तो उन्होंने कहा है कि हम E25 कंप्लायंट कार जो हैं वो रोल आउट करने वाले हैं इंडिया में, क्योंकि उनको एक्सपेक्टेड है कि भाई E20 के बाद सरकार जो है वो और ऊपर जाएगी, ये E20 पे नहीं रुकने वाली है, बिकॉज ये इंडिया को एनर्जी इंडिपेंडेंस चाहिए, राइट? हम अभी हॉर्मुज वगैरह के चक्कर में क्या है ना, सारे देश, मतलब नॉट जस्ट इंडिया, आगे सारे देश जो हैं ये चाहते हैं कि भाई हम इंडिपेंडेंट हो जाए एनर्जी वाइज। तो इंडिपेंडेंट एनर्जी होगी जब ही तो बढ़ेंगे ना, जब ही तो ग्रो होंगे। बिना एनर्जी के कैसे आप जीडीपी ग्रो कर सकते हो? तो एनर्जी तो इंडिपेंडेंस चाहिए, इंडिपेंडेंस मतलब एटलीस्ट डिपेंडेंस कम चाहिए यार। हमारी तो भी 85% इम्पोर्ट डिपेंडेंस है। तो यही है, सरकार की चाह रही है कि भाई ठीक है, ये इथेनॉल ब्लेंडिंग से हमारी डिपेंडेंस कम हो रही है, अब सस्ता हो रहा है महंगा हो रहा है, उसके ऊपर बहुत सारी डिबेट की जा सकती है कि इथेनॉल कितने का मिल रहा है, महंगा मिल रहा है क्या, पेट्रोल से सस्ता मिल रहा है। बट अल्टीमेटली क्या हो रहा है, कि अल्टीमेटली ये हो रहा है कि इंपोर्ट कम हो रहा है। तो वो सरकार का क्लियर बेनिफिट है, हमारा हॉर्मुज पे डिपेंडेंस कम हो रहा है जैसे जैसे हम ब्लेंडिंग बढ़ाएंगे। तो ये है कि मर्सिडीज बेंज कह रहा है कि भाई हम तो, हमारा तो एक्सपेक्टेशन है ये और बढ़ेगा, E20 से E20 पे नहीं रहेगी सरकार, तो हमने नहीं अब E25 कंप्लायंट कार हम तो लॉन्च कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर चल रही हैं। भाई कल सेबी का एक कंसल्टेशन पेपर आया, तो काफी इंटरेस्टिंग आया वो, मतलब तो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक इंडस्ट्रीज से एक, मतलब आइडिया प्लांट किया है, और उन्होंने बोला है कि भाई ये पीएमएस मॉडल है ना, पीएमएस फ्रेमवर्क, तो उसमें एमएफ ओनली अगर आप पीएमएस लॉन्च करते हो, मतलब ऐसा पीएमएस जो सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करे या एसआईएफ में इन्वेस्ट करे, राइट? तो हम मिनिमम इन्वेस्टमेंट 50 लाख से 25 लाख कर देंगे। तो इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट है, लेट्स सी, एंड वी आर वेरी इंटरेस्टेड एज वेल। अगर ऐसा इस तरह का होता है तो हम पहले भी सोच रहे थे, तो बट दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, सो लेट्स सी, मतलब अगर कुछ ऐसा आता है तो, एंड सो दिस विल बी इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट, एंड मतलब इंडस्ट्री अप्रोच जो मतलब सेबी इज बेसिकली लुकिंग एट। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक अगर न्यूज के बारे में बात करें, तो कल एचडीएफसी बैंक के ऊपर थोड़ा सा एक नेगेटिव न्यूज था कि कुछ 3 यूएस के लॉ फर्म्स ने एक प्रोब लॉन्च किया है एचडीएफसी बैंक में, और पोटेंशियल सिक्योरिटीज लॉ वायलेशन यूएस में। ठीक है, तो कुछ उन्होंने ऐसा कहा है कि भाई इंटरनल प्रोब चल रही है, कि इरेगुलर पेमेंट्स और ब्रॉडर गवर्नेंस कंसर्न्स उनको लग रहे हैं इन एचडीएफसी बैंक, मतलब जो यूएस के कस्टमर्स के साथ उन्होंने कुछ किया। और सिंस एचडीएफसी बैंक लिस्टेड है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में एज अ अमेरिकन डिपॉजिटरी एडीआरस की तरह, तो इसलिए वो यूएस सिक्योरिटीज लॉ के अंडर आते हैं,
और ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके कल एडिया थोड़ा डाउन भी था 1.1% के आसपास, और इसका इम्पैक्ट शायद आज हमें इंडियन मार्केट पे भी दिख सकता है। बाकी हिंडाल्को के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला का एक स्टेटमेंट आया कि भाई हम ऑलमोस्ट, हमारा थॉट है कि $10 बिलियन का पहले उन्होंने ग्लोबल कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रोग्राम बताया था। ठीक है, हिंडाल्को मतलब के अंडर जो बेसिकली एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरर है, तो उन्होंने कहा 50,000 करोड़ ऊपर से हम इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं इंडिया में। ठीक है, तो नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ के लिए। एंड तो वही उन्होंने कहा है कि भाई हमारा एक्सपेक्टेशन है कि 2047 तक, मतलब ऑलमोस्ट 20 ईयर्स में 25 फोल्ड हो जाएगा एल्यूमिनियम कंजम्पशन इंडिया, 5 गुना 20 साल में। और कॉपर कंजम्पशन भी 4 गुना जो है वो कह रहे हैं हो जाएगा। एंड दैट्स व्हाट ही सेड कि वी हैव टू बेसिकली डू लॉट ऑफ केपेक्स फॉर दैट। फिर आईटीसी का भी एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आया, तो उन्होंने कहा है कि भाई हम एक हमारा अपना मतलब मार्केट हम बढ़ाना चाहते हैं। 8 लाख करोड़ की एफएमसीजी मार्केट हम आई कर रहे हैं 2035 तक। तो एआई और प्रीमियमाइजेशन करेंगे, ब्रांड बिल्डिंग करेंगे, डिजिटल कॉमर्स का एक्सपेंशन करेंगे, और कुछ एक्विजिशंस भी करने का उनका प्लान है। ये सारी स्टेटमेंट कल उनके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर संजीव पुरी जी की आई थी। बाकी कुछ रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो कल आया था वो है इन्फोसिस। तो रिजल्ट अगर हम देखें तो क्वार्टर तो ठीक था, मतलब कुछ लार्ज विंस भी थी, कैश फ्लो भी अच्छा था, एआई रेवेन्यू भी अच्छा बढ़ा है। ईयर ऑन ईयर नंबर देखें तो रेवेन्यू 14% से बढ़ा है, तो ठीक ठाक है। प्रॉफिट भी 12% से बढ़ा अगर ईयर ऑन ईयर देखें, बट वो क्यू ऑन क्यू में सब गड़बड़ हो जाती है, राइट। तो अब दो चीज़ है कि सीक्वेंशियल डिप हुआ, मतलब क्यू ऑन क्यू नेट प्रॉफिट थोड़ा डिप हुआ। ठीक है, तो वो थोड़ा कंसर्निंग है, मार्केट में नॉन लाइक। और दूसरा क्या है ना, सबसे इंपॉर्टेंट जो एक्सेंचर ने किया, तो उन्होंने एक फुल ईयर जो गाइडेंस होती है ना, फुल ईयर की जो मतलब साल की गाइडेंस है, तो वो 0.5% से बढ़ाई, कम करी है बेसिकली, राइट। आई थिंक वो 1.5 से 3.5 थी, और 1.5 से 3% कर दिया। ठीक है, फॉर दिस ईयर उन्होंने अपनी गाइडेंस, राइट। तो वो एक आई थिंक नेगेटिव फैक्टर मार्केट देख सकती है कि भाई ये तो नीचे, मतलब 1.5 भी पता नहीं जो भी है, मतलब ये नीचे जा रहे हैं, और तो कुछ ऐसा इंप्रूवमेंट तो नहीं दिख रहा मार्केट में। दैट्स व्हाट द मार्केट में टेक, राइट। तो एग्जीक्यूशन ठीक रहा, बट आउटलुक इज व्हाट वी मार्केट्स में नॉट लाइक, जो कल इन्फोसिस ने थोड़ा सा उसको कम किया, अगेन बहुत थोड़ा सा कम किया, बट अगेन दिस कैन बी ए फैक्टर, राइट। सो ये सारी चीजें हमें बेसिकली देखनी है। सिप्ला का भी रिजल्ट आया, काफी बड़ी फार्मा कंपनी है। बहुत ही पोलराइज रिजल्ट था, मतलब डोमेस्टिक परफॉर्मेंस तो काफी अच्छी थी, बट एक्सपोर्ट बिजनेस में काफी वीकनेस थी और काफी मार्जिन कंप्रेशन था, राइट। तो वो उसके चक्कर में सारे नंबर्स गड़बड़ हो गए। ठीक है, अगर इंडिया बिजनेस के बारे में बात करें तो 12% से सेल बढ़ी, बट ओवरऑल रेवेन्यू सिर्फ 2% से बढ़ा है। क्यों? क्योंकि यूएस मार्केट में काफी इंपैक्ट हुआ, और नेट प्रॉफिट इसके चक्कर में 39% गिरा है, राइट। तो उसके चक्कर में सारा मतलब मार्जिन जो है ऑलमोस्ट 40% कोलैप्स हो गए। तो वो सारी फैक्टर्स जो हैं वो वहाँ पर नेगेटिव रहे हैं, और मतलब जनरिक प्राइस इरोजन हुआ है, टैरिफ थ्रेट का भी एक कॉम्प्लिकेशन अब आ गया है, कल परसों मिस्टर ट्रम्प का आया था, और एफडीए के कुछ क्लियरेंसेस भी बेसिकली उनके बचे हैं। बाकी आईएक्स का रिजल्ट आया, तो आईएक्स इज नाउ, मतलब हमने रिसेंटली ऐड किया है अपने वन ऑफ द पोर्टफोलियोज में, राइट। तो अगेन मतलब रिजल्ट तो एक्सपेक्टेड अच्छा था ही, क्योंकि गर्मी ठीक रही इस बार, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड रिकॉर्ड मीट हुआ। ठीक है, तो सबको एक्सपेक्टेड था कि भाई अच्छा रहेगा, क्योंकि अच्छी खासी हीट वेव रही। तो इसलिए 10% इनकम ग्रोथ रहा अगर हम ईयर ऑन ईयर की बात करें, और नेट प्रॉफिट भी 12% के आसपास ग्रो रहा। इलेक्ट्रिसिटी वॉल्यूम जो था उनका जो ट्रेड हुआ वो 16% से ग्रो हुआ, तो काफी अच्छा एक ग्रो तो हुआ है। आईजीएक्स का भी नेट प्रॉफिट बढ़ा है, आईजीएक्स में भी उनका चल रहा है कि आईपीओ आएगा, तो फिर थोड़ी सी वहां पर वैल्यू अनलॉक होगी। एंड बट अभी भी अगेन मतलब उनका जो डीकपलिंग का जो रेगुलेशन है वो उनकी स्टॉक पे क्लियरली एक बेसिकली छाप छोड़ के रखा हुआ है, मतलब वो परेशान कर रहा है उसको। एंड जब तक वो या तो इधर हो या उधर हो, मतलब वो तो हो गया है मोस्टली इधर, मतलब कि आ रही है कपलिंग, बट वो कब आ रही है और कैसे आ रही है, तो उसके ऊपर जैसे जैसे डिटेल्स आएंगी और आ जाए, और उसका इम्पैक्ट बेसिकली क्या हो, वो सारी चीजें एक बार थोड़ी सी क्लैरिटी आएंगी, तो आई थिंक मार्केट विल रिएक्ट अकॉर्डिंगली। बट वो थोड़ा सा थिंग्स जो है वी हैव टू सी। इंडिगो का रिजल्ट भी आया, जो मतलब एयरलाइन इंडिगो एयरलाइंस का। एंड तो अगेन मतलब डिमांड और प्राइसिंग पावर तो इंप्रूव हो ही रही है उनकी। ठीक है, तो टॉप लाइन ग्रोथ अच्छा हुआ है, बट प्रॉफिट अगेन बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल प्राइसेस, राइट। तो मतलब रेवेन्यू अगर हम देखें तो 20% से बढ़ा है, ठीक है, बट कंपनी लॉस में चली गई। तो
दिस इज बेसिकली मतलब लास्ट ईयर अगर हम देखें तो 2000 करोड़ का प्रॉफिट था, इस साल 238 करोड़ का लॉस है। ठीक है, मार्जिन सिग्निफिकेंट, एबिटा मार्जिन 28% थे लास्ट टाइम, जो 15.6% है। राइट, तो फ्यूल एक्सपेंसेस ही मेजरली ऑलमोस्ट डबल, मतलब लास्ट ईयर फ्यूल एक्सपेंसेस 5800 करोड़ के बाद 10,800 करोड़ के, तो वही एक मेजरली फैक्टर है। इसलिए यील्ड गिर गई है ऑलमोस्ट 21% से, उनकी यील्ड जो है पर किलोमीटर वो बढ़ गई है। तो ये सारी चीजें जो हैं उसका फैक्टर रहेगा, तो उनका काफी बड़ा डिपेंडेंस रहता है, देखो मतलब ये कंपनीज का, क्योंकि मार्जिन इतने थिन होते हैं, तो क्रूड ऑयल वगैरह के प्राइसेस वगैरह बढ़ते हैं तो डायरेक्टली उसका इम्पैक्ट जो है इनको होता है। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पर हमें वहां पर समझ, बट दे हैव ए गुड कैश पाइल, सो एज सच कोई डेंजर नहीं लगता है। 52,000 करोड़ रुपीज पड़े हैं उनके कैश उनके पास। राइट, तो एज सच नहीं है कि भाई जेट एयरवेज हो जाएगा या किंगफिशर, तो वो शायद आई थिंक वी शुड नॉट वरी अबाउट ऑल दोस फैक्टर्स इन दिस स्टॉक। ठीक है, सो दैट इज ऑल द मेजर न्यूज। अब हम क्विकली आज का नॉलेज सेक्शन डिस्कस करते हैं। तो ये मैंने ना कल ट्वीट भी किया था, एस्टेट प्लानिंग, एस्टेट टैक्स अलर्ट की यूएस में, अब क्योंकि ना काफी सारे लोग ग्लोबली इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब ईसॉप्स भी अच्छे खासे, आरएसयूज ईसॉप्स भी, मैंने जैसे लास्ट 2-3 साल से प्लान्स जो बना रहा हूँ, काफी सारे लोगों के पास अच्छे खासे आरएसयूज हैं, ईसॉप्स हैं फॉर ग्लोबल कंपनीज, यूएस ग्लोबल कंपनीज, राइट। तो मतलब दो दो पाँच पाँच, तीन तीन, चार चार, पाँच पाँच करोड़, 10-10 करोड़ रुपए के ईसॉप्स कई कई लोगों के पास हैं। सो अगेन आई बेसिकली हैड एन एक्सपीरियंस ऑल्सो रिसेंटली, बट ये चीजें जो है, मैंने कुछ एक आर्टिकल भी पढ़ रहा था, तो ना यूएस में एस्टेट टैक्स लगता है। तो हमें ये समझना है कि अगर आपके पास एक अच्छा खासा यूएस इक्विटी एलोकेशन है, यूएस इक्विटी की बात हो रही है, सिर्फ ग्लोबल की बात नहीं हो रही, यूएस की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हमारे पास $60,000 से ज्यादा यूएस इक्विटी का एलोकेशन है, चाहे वो स्टॉक्स में हो, चाहे आपने ईटीएफ्स लिए हो यूएस के, ठीक है, या फिर आपने मतलब जैसे आरएसयूज वगैरह, तो अगर $60,000 से ज्यादा है ना, तो जितना भी ज्यादा है उस पे, और अगर जो पर्सन हु हैज द नेम, जिसके नाम पे है, अच्छा वहां पर नॉमिनेशन कॉन्सेप्ट नहीं होता यूएस में, ऐसा नहीं है नॉमिनी बना दिया, जैसे इंडिया में तो सब नॉमिनी कंपलसरी है अब तो इंडिया में, पर वहां पर नहीं होता। तो वहां पर वो आपके वो विल वगैरह के हिसाब से ही चीजें होती है, या फिर जो भी उनके स्टेट टैक्स लॉज है उसके हिसाब से होता है। तो अगर मैं हूं, अब मेरे को कुछ आरएसयू मिल रहा है, मैं इंडिया में बैठा हूँ, पुणे में बैठा हूँ, और वहां पर सपोज आई एम नॉट देयर नाउ, राइट, कुछ भी किसी भी कारण से, भगवान ना करे कुछ ऐसा हो, बट ठीक है, नहीं हो। सो जो वो वेल्थ है वहां पे, उसके ऊपर अगर वो $60,000 से जितनी भी ऊपर है, उस पर 40% टैक्स लगेगा, 40%। तो मतलब अगर किसी के पास एक 5 करोड़ रुपए हैं, तो 60 लाख निकाल तो 4.4 करोड़ रुपीज पे 40% टैक्स जो है यूएस गवर्नमेंट लेगी, और बाकी आपको देगी। अच्छा, वो भी ऐसा नहीं लेगी, वो भी ऐसा नहीं है कि भैया टीडीएस कट गया और मेरे को मिल गया, ऐसा नहीं है। वो आपको वहां पर कैश में सबमिट करना पड़ेगा, राइट, वहां पर हायर करने पड़ेंगे लोगों को, एंड देन फिर आपको वो बिल वगैरह दिखानी पड़ेगी कि ये मेरा पैसा है, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं मतलब। तो देन ओनली दैट मनी इज बेसिकली गॉट आपको मिलेगा। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस जो है ना, वी नीड टू नो, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी इन्वेस्ट तो कर रहे हैं ये एप्पल में और एनवीडिया में एंड ऑल दीज थिंग्स, या फिर आरएसयूज मिल रहे हैं, बट दे डोंट नो दीज टैक्सेशंस, राइट, दीज कॉम्प्लिकेशंस, राइट। और फिर वो मतलब वो ऐसा लगता है कि यार इतना पैसा पूसा कमाया और मिला तो कुछ भी नहीं, मतलब किसी और को मिल गया, तो वो सारी चीजें भी थोड़ी ध्यान रखा करो यार, राइट। और तो ये दिस वाज व्हाट वी वांटेड टू टॉक अबाउट, और ये जैसे मैंने बोला, मैंने कल ट्वीट भी किया था इसके ऊपर, तो मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर डिटेल थोड़ी वीडियो भी बनाऊंगा, तो क्या ऑप्शंस हैं, मतलब इसीलिए हमने जो ग्लोबल पोर्टफोलियो लॉन्च किया है यज्ञा ने, तो उसमें ना स्पेसिफिकली यूएस एनआरआईज, मतलब यूएस लोग जो रहते हैं उनके लिए अलग पोर्टफोलियो है, और नॉन यूएस वालों के लिए अलग है। तो नॉन यूएस वालों में क्या फर्क है? अच्छा, सेम पोर्टफोलियो है, बट वो यूसिट्स हैं। ठीक है, यूसिट्स क्या होते हैं कि ये मतलब आयरलैंड डोमिसाइल्ड होते हैं, तो सेम, टिपिकली सेम या थोड़े सिमिलर ईटीएफ्स ऑप्शन होते हैं, और बट आप वो डोमिसाइल अलग होता है, तो वहां पर वो ये स्टेट टैक्स वगैरह का कॉम्प्लिकेशन नहीं आता है। ठीक है, तो विद होल्डिंग टैक्स वगैरह का भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आता है, राइट। तो इसीलिए हमें ये सारी चीजें थॉट प्रोसेस रखनी चाहिए कि या तो भाई हम $60,000 से ज्यादा रखेंगे, वो तो फिर तो कोई टेंशन नहीं है, या फिर जैसे गिफ्ट सिटी ऑप्शंस हैं, या फिर हम यूसिट्स ऑप्शन है, इन्हीं ऑप्शंस के थ्रू वी शुड आइडियली इन्वेस्ट इन, स्पेशली यूएस। अगेन मैं यूएस की ही बात कर रहा हूँ, कि जापान वगैरह लिया है वो अलग है, ये यूएस की बात हो रही है। तो ये सारी चीजें हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए, स्पेशली फॉर पीपल हु आर गेटिंग गुड आरएसयूज, और बिग कंपनी जो ये मैक 7 है या अभी सेमीकंडक्टर है, तो इसमें कई लोगों के पास बहुत अच्छा आरएसयूज हैं। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दीज एस्पेक्ट ऑफ द मनी एज वेल, राइट, बिकॉज स्पेशली रिसेंटली आई हैड अ वेरी बैड एक्सपीरियंस विद वन ऑफ द क्लाइंट, तो काफी सारा पैसा लॉस हुआ,
कॉम्प्लिकेशंस हुई, बहुत टाइम लगा मतलब उनको, एंड वी वर लाइक लिटिल बिट पार्ट ऑफ द प्रोसेस एज वेल, एंड दैट बिकेम वेरी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, सो दैट इज व्हाट आई जस्ट वांटेड टू टेल यू। इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस गाइड ऑन द न्यूज़ या ऑन एनी ऑफ द एस्पेक्ट, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इफ यू वांट कि मैं स्टेट टैक्स के ऊपर बहुत डिटेल वीडियो बनाऊं और समझाऊं एग्जांपल के साथ, तो प्लीज उसके ऊपर भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। आई विल डेफिनेटली प्लान टू मेक अ वीडियो। दैट इज ऑल गाइज। इफ यू आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना। ठीक है, ग्रेट टाइम अहेड। जय हिंद।